कि हमने कहा था कि अगर इस तरह के अध्यादेश ला करके कोई कानून बनाए जाएंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां विधानसभा में इसका विरोध करेगी, वहीं सड़कों के ऊपर उतर करके भी हम इसका विरोध करेंगे। और हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के एक एक जिले के अंदर हजारों हजारों की संख्या में पार्टी के किसान सड़क के बैनर के नीचे उपायुक्त को जाकर के ज्ञापन दिए और उसमें मांग करी थी कि ये जो काले कानून बनाए गए हैं इनको तुरंत खत्म करके किसान को एमएसपी की गारंटी हो और एमएसपी के नीचे कोई खरीद कर रहा तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। चौथा, एक नया कानून बनाकर किसान को स्वामीनाथन की वोट के साथ उसके दाम उसको मिले। उसके बाद हमने जब जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, हमने अपनी पार्टी की तरफ से उसी दिन इस बात को लेकर के ऐलान किया था कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है इस किसान आंदोलन में कैसे किसान आंदोलन को मजबूत किया जा सके, कैसे केंद्र की सरकार को इस बात के वादे मजबूर किया जाए कि आप जो गलत कानून बनाए इनको खत्म करके नए कानून बना करके किसान को फैसिलिटी दी जाए। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने उसी दिन से लगातार किसान की जो लीडरशिप थी उसके साथ खड़े होकर के मदद की। अब भी आज की तारीख में भी पूरे प्रदेश के हमारी पार्टी के किसान सेल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार धरनों में शामिल होकर के किसान की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कल हमने आपस में बैठ करके बातचीत करी थी कि हमें और ज्यादा किसान को मजबूती मिले, इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। इसके लिए नए सिरे से फैसला लिया है कि अब हम अपने हर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को डिस्ट्रिक्ट के सभी शहरों के जो सेवकों की जिम्मेदारी लगाएंगे कि हर जैसे हजारों की संख्या में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में ट्रैक्टर ट्रालियों के काफिले के साथ जो दिल्ली के सटे हरियाणा के बॉर्डर पे जाए और जाकर के न केवल उनकी ताकत बढ़ाएं बल्कि उनके लिए राशन भी साथ लेकर के जाएं, उनके यहाँ किसी किस्म की उनको कठिनाई ना हो। उसके लिए हमने ये भी तय किया कि हम अपनी तरफ से हमारा जो मेडिकल सेल है हम डॉक्टर भी भेजेंगे और डॉक्टर्स के साथ साथ दवाइयां भी भेज रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमने ये फैसला भी किया कि ज्यादा से ज्यादा कंबल जो है इस ठंड से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए अपनी तरफ से हम पार्टी की तरफ से कंबल भी भेजने जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ मैं स्वयं भी अगले 1-2 दिन में जाकर के उन किसान नेताओं से मिलकर के जो इसका संचालन कर रहे हैं, जो इस एजुकेशन को चला रहे हैं, उनसे जाकर के मिलूंगा। जहां समर्थन तो हमने पहले से ही दे रखा है, वहीं उनसे बातचीत करके उनसे हम और उनकी कैसे मदद कर सकते हैं उसके बारे में उनसे चर्चा करूंगा। हमने हमारे पिंजौर से लेकर के सरसा से लेकर के उधर रिवाड़ी और महेंद्रगढ़ से लेकर के सब जिलों से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के माध्यम से
लोगों को जाने के लिए पार्टी के लोगों की जिम्मेवारियां लगाई। वहीं उसके साथ साथ कई जानकारी आज आपको देना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून बनवाए, तब प्रधानमंत्री से उससे पहले कोई भी किसान संगठन देश का इस बात की डिमांड नहीं कर रहा था कि कोई इस किस्म के कानून इस देश में कृषि को लेकर बनाने चाहिए। यहां तक भी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी, उन्होंने उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी लिखी गई थी 8 अप्रैल 2010। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया था, और एक वर्किंग ग्रुप की तरफ से 20 सिफारिश की देश के प्रधानमंत्री, और उस ग्रुप के चेयरमैन जो है स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे। और उसके अंदर जो 20 सिफारिशें की गई थी, उसके साथ साथ एक 64 सूत्रीय एक्शन है प्लान भी बताया गया था। वहीं इस रिपोर्ट में जगह जगह एमएसपी का जिक्र किया गया था। तब देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे इस देश के किसान को मैसेज दिया जाए कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल राजनीतिक लाभ पाने के लिए प्रदेश में किसान के लिए लड़ रहा हूं, वहीं पूरे देश में किसान को कैसे लाभ मिले, इसके लिए भी मैं अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ग्रुप में शामिल करके आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। वहीं इस रिपोर्ट में एक क्लॉज है, क्लॉज B3, उसमें कहा गया है कि सामाजिक निकाय के माध्यम से किसानों के हितों की सुरक्षित करना होगा। किसान और व्यापारी के बीच होने वाले लेन देन पे एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होनी चाहिए, ताकि इससे किसान को घाटा ना हो। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं 2010 की 8 अप्रैल को की। जिस व्यक्ति ने 2010 में एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होनी चाहिए, आज उनसे किसने जाकर कि आपको ऐसा कानून बनाओ जिससे किसानों की केवल देश के प्रधानमंत्री ने अपने चहते लोगों को खुश करने के लिए इस देश की 70% आबादी जो खेती पर निर्भर करने वाली है, जो लोकसभा और विधानसभा में वोट डाल करके अपना सरकार बनाने का काम करते हैं, आज उन लोगों को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उन लोगों की जमीन उनसे छीनी जाए, कैसे आने वाले समय में उनके भविष्य बनाया जाए, इसलिए इस किस्म के कानून बनाने का काम किया। जहां इसकी निंदा करते हैं, वहीं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि आने वाले समय में उनकी जो नई जनरेशन है, वो जनरेशन अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उनको बचाया जा सके, तो फिर इस एजुकेशन के अंदर जैसे पंजाब के किसान ने अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके, खेत छोड़ करके आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके साथ मजबूती से खड़े हों। मैं तो सारे राजनीतिक दलों से भी इस बात की अपील करूंगा
कि उन्हें भी राजनीति से ऊपर उठकर उनकी राजनीतिक सोच क्या है उसको छोड़ करके आज इस देश की 70% आबादी के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि किस तरह से किसान को कमजोर किया जा रहा है और किस तरह से किसान की जो फसल है उसको बाजार में महंगे में बेच करके मीडियम क्लास के लोगों की जेबों पे ढाके डाले जा रहे हैं। आजकल सीट्रस जो है मार्केट में आया हुआ और सबसे बड़ी खेती जो है सरसा और अबोर का जो इलाका है वहां सीट्रस की है और वहां हमारे से तो किलो जो है 7 रुपए से लेकर के 9 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाता है और हमें 7 और 9 रुपए किलो के हिसाब से उसका रेट देख करके उसको मंडी में जब हम बेचने जाते हैं अपना तो 8% लाख रुपए की फसल लेकर के तो 4% के हिसाब से 8,000 रुपया तो आर्थिक 30,000 रुपये ट्रक बड़ा भी ले लेते हैं। किसान का बचपन तो 50,000 रुपया एकड़ में एक साल में बचता है। तो वही किलो है आप जाकर के कहीं किसी से हमारा जो 7 रुपए किलो वाला किलो 35 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। वो तो रेडी पे बिक रहा है। जैसा जैसा इलाका बढ़ेगा पोश एरिया जाएंगे उनमें उनकी फ्रूट की कीमत भी साथ के साथ बढ़ जाती है। इसी तरह जो वेजिटेबल है किसान के खेत में पैदा की जाती है मंडी में मिट्टी के भाव खरीदी जाती है और फिर उसी को रेडी पे रख करके दुकान में रख करके एसी के स्टोर में रख करके दूर जाने की जरूरत नहीं है। 9 सेक्टर के अंदर है एक माइक्रोस के नाम से शॉप है। अगर वहां से आप आलू भी खरीदते हो तो आलू में आपको 150 रुपये किलो मिलता है और तो ही अगर खरीदते हो तो वो भी आपको 100 रुपये किलो मिलती है। खीरा जो है जो हमारे को तो 2 या 3 रुपए में बेचना पड़ता है और वही खीरा यहाँ पे आपको 80 रुपए में मिलता है। सिर्फ क्योंकि एयर कंडीशनर की दुकान है उन्होंने उसको साफ सुफ करके रखा हुआ है। क्योंकि ये इलाका पोश है सारा का सारा इस पोश एरिया में अपनी मर्जी से महंगे भाव से बेचते लोग जिन पे पैसा है वो तो खरीदते हैं लेकिन मीडियम क्लास के लोग जो है उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए एमएसपी होनी जरूरी है। मैंने बहुत सारे देशों में देखा है आप किसी भी स्टोर में जब जाते हो चाहे कोई सब्जी है चाहे फ्रूट है चाहे कोई दाल है चाहे कोई ऑयल है उन सब के ऊपर रेट लिखा होता है प्रिंट किया होता है इसका रेट ये है। फैक्ट्रियों में बनने वाली कोई भी चीज है उस पर एमआरपी लिखा होता है। अगर पेस्ट भी खरीदोगे तो उस पेस्ट के ऊपर भी रेट प्रिंट किया होता है। इस रेट से आप इसको बेच सकते हो। उस पर एक्साइज भी लग जाती है उस पर सेल टैक्स भी लग जाता है उस पर जीएसटी लग जाती है। सारे टैक्स के बाद वो बाजार में उससे 1 रुपया महंगी भी नहीं बेच सकते। अगर 1 रुपया महंगी अगर बेचते हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। तो फैक्ट्री बनने वाली चीज को अगर कोई महंगे में बेचता है उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता है। तो फिर किसान को फसल को भी एमएसपी पे लेकर के सरकार को उस पर निर्धारित करके आगे उपभोक्ता को देना चाहिए ताकि उसको भी महंगाई की मात्रा वो भी उससे बच सके। इसके लिए जरूरी है कि एमएसपी बढ़े। वही किसान के साथ जो आज सरकार मन चाहे रेट बढ़ा करके जीएसटी लगा करके जिस तरह से उसको परेशान और कमजोर कर रही है उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। हमें पहले दिन से क्योंकि
हमारी पार्टी जो है चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा गरीब की, कमजोर की, किसान की, कमेरे की मदद करी। बड़े से बड़े पद को त्याग करके उन्होंने उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाने का काम किया। मैं अगले 1-2 दिन में एजिटेशन चलाने वाले नेताओं से जाकर के मिलूंगा और मैं उनको बड़ा खुल करके ये कहूंगा कि हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। और चौधरी देवीलाल ने सदा किसान के साथ खड़े होकर के न्याय करवाया। हम उनसे पूछ के आएंगे कि आप जो जिम्मेवारी हमारी इसमें लगाओगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपसे अग्रणीय पंक्ति में खड़े होकर के जो जिम्मेवारी लगाओगे उसको हम निभाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी कोई कुर्बानियां देनी पड़े, कोई गिरफ्तारियां देनी पड़े, कोई और उसके लिए जो जिम्मेवारी वो लगाएंगे उसको निभाने का काम करेंगे। सर, आपने फैसला जो किया है कि डॉक्टर और वो पहुंचाए जाएंगे, क्या ये महसूस किया गया है कि लगातार बीमार हो रहे हैं किसान, मौत भी कई हो चुकी है? लगातार ये खबरें आ रही है और वहां पे हमारी पार्टी के हजारों लोग जो हैं, चाहे वो आपका संभुगा बॉर्डर है, चाहे आपका बहादुरगढ़ वाला टीकरी बॉर्डर है, अब तो जो फलवाड़ा जो उधर का जो बॉर्डर है आपके होडल साइड का, वहां पे भी हमारे पार्टी के साथी उनके साथ इस एजिटेशन में खड़े हैं। मेरी रोज उनसे बात होती है, रोज मैं ये जानकारी लेता हूं, तो वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठंड की वजह से बीमार हो रहे हैं, जिनके पास कंबल नहीं है, जो बड़ी संख्या में आए हुए हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम उनके लिए इंतजाम करके देंगे। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया मुझे कि बड़े बुजुर्ग हैं जो ठंड की वजह से बीमार हो रहे हैं और उनकी देखभाल के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको पानी भी मुहैया कराए, उनको गैस भी मुहैया कराए, उनको बिजली भी मुहैया कराए और उसके साथ साथ उनको डॉक्टर भी मुहैया वहां पे कराए। तो सरकार की तरफ से तो केवल अखबारों में बयान है, कोई फैसिलिटी वहां नहीं दी गई है। इसलिए हमने फैसला किया कि हमारा जो मेडिकल सेल है, हर डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल सेल के को जो डॉक्टर हैं उनसे आग्रह किया है कि आप अपने यहाँ से हर रोज 5-6 डॉक्टर्स की टीम को लेकर के जाओ। हमारे 22 जिले हैं, 150 के करीब डॉक्टर हम रोज भेजेंगे। अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर अलग अलग डॉक्टरों की ड्यूटियां लगाए और उसके साथ साथ हम दवाइयों का भी प्रबंध उनको करके दे रहे हैं। दवाइयां भी हम फ्री में देंगे ताकि स्टेशन में उनके सामने इस किस्म की दिक्कत ना। ये सरकार का तो ये कहना है कि किसान आंदोलन है नहीं, जो कुछ है वो कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। कौन सी सरकार? ये सीएम भी कह रहे हैं और सेंट्रल। आप हरियाणा में सरकार मानते हो कि सरकार है? हरियाणा में तो जंगल का राज है। हरियाणा में तो चीफ मिनिस्टर को मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं मानते और चीफ मिनिस्टर जो है इतनी हिम्मत नहीं रखता कि किसी मिनिस्टर को कोई जिम्मेवारी लगा करके कोई काम दे दे। आप कहते हो कि सरकार करती है। सरकार तो होती तो फिर किसान को आज धरने पे नहीं बैठना पड़ता। कोई भी सरकार इस देश में बनी है, उस सरकार को बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का है तो इस देश की 70% आबादी जो खेती के साथ जुड़ी है उसका है। ये बताएं, आपने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने की बात की है और लगातार अब पंजाब की तरफ से भी कुर्बानी देने की, जैसे प्रकाश सिंह बादल जी ने अपना पद्म विभूषण लौटाया है, डिंगरा जी ने लौटाया है। ये बताएं कि अगर इस्तीफा देने की उस दिन मांग आपसे रख लेते हैं किसान कि आप अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दें और हमारे साथ आ बैठे, तो क्या चौधरी देवीलाल के जो वंशजों में ऐसा कर पाने की क्षमता है, कर पाएंगे?
आप कहते हो कि अगर वो आपसे इस्तीफे की डिमांड करें कि वे आप विधानसभा से इस्तीफा दें, मैं उसी वक्त उनको अपना इस्तीफा लिख करके दे दूंगा। जहां उनको लिख करके दूंगा वही उसी वक्त स्पीकर के पास भी अपना इस्तीफा भेज दूंगा। चौधरी देवीलाल ने एमएलएशिप तो कुछ भी नहीं है, वो तो चीफ मिनिस्टर के पद पर ठोकर मार देते थे। यहाँ कुछ लोग और भी हैं जो चौधरी देवीलाल का झंडा लेकर के उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उनसे पूछ लेना कि क्या वो भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस्तीफा देंगे क्या? मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। आप लोगों के ज्यादा संबंध है आजकल, आपका मैंने सुना है कि आना जाना है। आप लोगों को आजकल बड़े बड़े गिफ्ट भी दिए जाते हैं, कभी नए साल के नाम के, कभी होली के नाम के, कभी दिवाली के नाम के। मिल रहे नहीं मिल रहे, बताना थोड़ा सा। ये जो आपने पार्टी वाली बात की है, क्योंकि किसान संगठनों ने जो उनके नेता हैं उन्होंने ये कहा कि इसमें सभी बेशक सभी दलों के से जुड़े किसान हैं और इसको नॉन पॉलिटिकल रखा है सारे आंदोलन को। पार्टियां, मैं उन किसान नेताओं से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, ये ठीक है कि किसान संगठन जो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन उस संगठन में जो जुड़े हुए लोग हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक दल को अपना वोट कास्ट करते हैं, वो अपनी तरफ से एक नुमाइंदा करके भेजते हैं। इसलिए जो भी राजनीतिक दल आकर के उनको समर्थन देना चाहे उसके लिए उनको परहेज नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि उनको अगवानी मत करने दो, आप समर्थन उनसे ले सकते हो। इस देश का अगर भाजपा को छोड़ करके सारे राजनीतिक दल उनके साथ आकर के खड़े होते हैं तो फिर मान के चलो कि सरकार को और ज्यादा जल्दी मजबूर होना पड़ेगा। मुझे एक याद है, आज से 32 साल पहले इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से टिकैत साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ वोट, और उस आंदोलन के अंदर उस वक्त के जो बड़े राजनीतिक लोग थे, चौधरी देवीलाल थे, चंद्रशेखर थे, आपके बोड़ा साहब थे, और भी बहुत सारे बादल साहब थे जो मुख्यमंत्री के पदों पे थे। उन्होंने जाकर भी उस एजिटेशन की सपोर्ट करी थी और उन्होंने उनका सबका स्वागत किया था। भी आप हमारी सपोर्ट करने आए हो, हम आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ भी जो इस एजिटेशन को चला रहे हैं उन सबको इस बात पे भी जरूर विचार करना चाहिए कि अगर सारे देश के पॉलिटिकल लोग उनके साथ आकर के खड़े होते हैं तो किसान के साथ केंद्र की सरकार को न्याय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मेरा बिंदु इसी पे था, क्योंकि आपने कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, सभी जो आपके सेल्स हैं वो सारे लोग कल से ट्रैक्टर के साथ वहां जाएंगे, पर क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम रखा हुआ है, संगठनों से जुड़े पार्टियों से जुड़े होंगे। हमने भी अपने लोगों से बात की है कि आपको अपनी पार्टी का झंडा साथ लेकर के जाने की जरूरत नहीं, झंडा बगैर। हाँ, किसान का जो झंडा बना हुआ है उसी झंडे को लेकर के जाओ और जाकर के इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हो जाओ। हम वहां कोई राजनीति नहीं करना नहीं चाहते, हम वहां ये नहीं दिखाना चाहते कि कोई हमारी पार्टी के लोग अलग से आकर के आपकी मदद कर रहे हैं ना। जन साहब, नगर निगम चुनाव का भी डेट्स जो है वो डिक्लेयर हो गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, क्या कुछ रणनीति आपकी कांग्रेस ने ऐलान किया? 3 जगह के चुनाव हैं, हम तीनों जगह जो मेयर का चुनाव होगा उस मेयर के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और अपने शिविरों पर लड़ाएंगे। जहां तक नगर परिषद के मेंबरों की बात है उसमें हम किसी को अपना सिंबल नहीं देंगे, उसमें लोग अच्छे लोगों को चुन करके भेजेंगे।
पर जो निगम है मेरे को छोड़ के जो दूसरे वार्डों में पार्षद कैंडिडेट खड़े निर्दलीय, क्या हम किसी को वैसे ऑप्ट कर देंगे या किसी को समर्थन देंगे या छोड़ देंगे? वो हम अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के लोगों पे, उसके शहरी प्रधान के, उस डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जुम्मे लगाएंगे कि वो इस बात का फैसला करें। लेकिन ये नगर परिषद और नगर पालिका में भी अब गाड़ी और परिषद का चुनाव है, तो अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव करेंगे तो क्या पार्टी? जहाँ डायरेक्ट चुनाव है वहाँ अपने उम्मीदवार को, हाँ अध्यक्ष का जहाँ डायरेक्ट चुनाव है वहाँ हम अपना सिंबल देंगे, वहाँ अपने सिंबल पे लड़ाएंगे। वो तो फिर सभी नगर पालिकाओं के प्रधान नगर अब सब उसमें लड़ाएंगे तो वो फैसला पार्टी का। 27 नवंबर और 26 नवंबर को जो किसान जा रहे थे वही संख्या में उन मुकदमों को लेकर आपकी क्या मांग है? वापिस बड़ी हैरानी की बात है, मैं आज भी अखबार में खबर पढ़ रहा था, जो लोग सरकार को समर्थन कर रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि किसान के मुकदमे वापिस हो, जो पर्चे दर्ज है वापिस। अखबारों में आकर बयान देते हो, अगर किसान की ऐसी हो सरकार का तो इतना लोग ही नहीं है कि मुकदमे शाम को वापस ना ले लें, क्योंकि ये तो केवल और केवल इंडिपेंडेंट जेजेपी की वजह से सत्ता में है। अगर जेजेपी वाले ये कहते हैं कि वो मुकदमे वापस हो, मैंने अजय सिंह जी का बयान भी सुना था, उनका भी एक वीडियो चल रहा है, और वो दिग्विजय भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, तो फिर समर्थन वापस ले लो, मुकदमे अपने आप ही वापस हो जाएंगे। अगर तुम्हारे कहने से कोई मुकदमे नहीं वापस लेता फिर समर्थन क्यों दे रखे? फिर तो इसका मतलब ये है कि तुम उनकी रिप्रेजेंट हो, तुम उनकी जो तक ये कहते थे लाठी चलो इसकी जांच हो, अब उनसे पूछो जांच कहाँ गई तुम्हारी वाली डिमांड? मेरा सवाल इसी पे था कि आप उनसे तो पूछो ना कि तुम जांच की मांग कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर क्लीन चिट दे दी, तुमने अपने मुंह के ऊपर जो है वो टेप लगा ली, चुप हो गए तुम पे, तो तुम्हें तुम्हारे डोर का पता नहीं है क्या? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा बेच रखी है, जो चौधरी देवलाल के नाम पे कलंक है। आप सुनते नहीं कैसी कैसी आजकल जो ये आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है, क्या क्या लोग उनके बारे में कहते हैं, और उनके कहते ना जू तक भी नहीं रहती सिर के स्वाय लूट मचाने के कोई दूसरा काम नहीं है। मैंने विधानसभा में जितना खुल करके सरकार के सामने इस बात की चर्चा करी थी कि तुम्हारी सरकार में बैठे लोग दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूट रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। मेरी बात जो कह रहा था मैं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा, वो अंकुश लगाने की बजाय कहीं ना कहीं सरेंडर कर रहे हैं। सीएम भी सरेंडर कर रहे हैं, ये भी सरेंडर कर रहे हैं, जो बातचीत चल रही है सरकार के बीच, उसको किस तरह आप देखते हैं? जो आपके किसान सेल के लोग वहां गए हैं, क्या वो उसमें शामिल है? जो लोग इसकी अगवानी कर रहे हैं, जो किसान लीडरशिप है, जिन्होंने अलग अलग संगठन बना रखे हैं, वो लोग जाकर के ही सरकार से बात करते हैं। सरकार जिस ढंग से रोजाना इसको रंगरंग कर रही है, मुझे लगता नहीं कि सरकार किसान की बात को जल्दी मान लेगी, क्योंकि जिस ढंग से रोजाना लिंगरोन किया जाता है एक चीज को, तो सरकार आज भी कहीं बेईमान है। लेकिन अब की बार किसान ने एक फैसला कर लिया कि सरकार से आर पार करके ही वापिस आएंगे। तो अब आप जो मान रहे हैं कि ये कानून रद्द हो या कानून बने रहे, एमएसपी का कानून बने, या क्या आप अध्यक्ष क्या चाह रहे हैं? ये जो इन्होंने बनाए हैं कानून, जिनमें दो चीजें बहुत घातक है। आप एमएसपी दे दो, और एमएसपी देने के बाद
बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी फसल को स्टोर कर लेंगी, खाद्य पदार्थ जब जमा कर लेंगी और जमा करके जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ा थोड़ा मार्केट में लाकर के सेल करेगी, तो रेट कितना बढ़ेगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी तो नुकसान किसका होगा, जो बाजार से खरीद करने वाला उसका नुकसान है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो वो एक्ट फिर से लागू किया जाना चाहिए कि किसान के खेत के अंदर पैदा होने वाली कोई भी फसल, कोई खाद्यान्न पदार्थ, चाहे वो सीड ऑयल है, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स है, चाहे फ्रूट है, उसका स्टॉक करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टॉक होगी तो फिर उसका नुकसान भी किसान को होगा। वो इसलिए किसान का नुकसान हो जाएगा कि वो कंपनियां जब तक किसान अपनी फसल का रेट कम नहीं करेगा तब तक खरीदेंगे नहीं जाएगा, सरकार खरीदेगी नहीं। अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला गया खरीद का काम, तो वो तो मान के चलो, अगर धान की फसल, गेहूं की फसल जो है मार्च में अप्रैल में आती है, 13 अप्रैल के बाद, और वो उसको अगर पूरा अप्रैल नहीं खरीदेंगे तो किसान उस फसल को कहां रखेगा। वो फिर अपनी मर्जी से उसके रेट कम करवा लेगा, दलाल छोड़ देगा। अब जरूरतमंद आदमी 3 एकड़ जमीन है, जिसके पास 4 एकड़ जमीन है, उसने अपने घर में कोई छोटा मोटा मकान बनाना है, कोई कर्जा वापिस करना है, कोई उसने बच्चों की शादी करनी है, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा करानी है, वो कहां से लाएगा। आखिर मजबूर होकर के अपनी फसल को दलाल के माध्यम से मंडी पे भेज देगा। तो सरकार ये दोनों चीजों की गारंटी करे, वो एक्ट भी खत्म करे जो एक्ट इन्होंने तीनों बनाए हैं, उसके साथ एमएसपी पे सरकार खरीदे। और ये जो शर्तें लगाते हैं ना, वो शर्तें नहीं होनी चाहिए कि भाई इसमें इतना मॉइस्चर होना चाहिए, या जैसे मूंगफली में लगा दी कि मूंगफली में 70 ग्राम जो उसकी गिरी होनी चाहिए। कमाल की बात है, इनके पास कौन सी एक्सरे मशीन है जिससे पता करते हैं कि इसमें 70 ग्राम गिरी है कि नहीं है। अकाली दल और हमने आपस में मिलकर के चुनाव लड़ा है, आज भी हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर ऐसा संगठन बढ़ेगा तो इंडियन नेशनल पार्टी उस संगठन के साथ खड़ी होगी। किसान संगठन कह रहे हैं कि जो खालिस्तान का नाम लेके कभी या फिर कभी महिलाएं घुसाने की कोशिश करके जो आंदोलन की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, कल बयान दिया था जो वहाँ के नेता है, इस पे क्या कहेंगे। आरएसएस के लोग जो है उन्होंने हमेशा किसी भी एजुकेशन को कमजोर करने के लिए इस तरह की अच्छे अपनाए हैं। यहाँ पे भी इस किस्म की शरारत को लोग कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मनसूबों की कामयाब नहीं हो सकते, या उनको मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे कृषि मंत्री तो चीन का बहुत दूसरे देशों का साजिश का तो किसान आंदोलन आपने भी पढ़े हो तो हमारा कृषि मंत्री जो है नौकरी से निकला हुआ है। आप ये भी पूछ लेना, यही था और इसको डिसमिस किया था लोगों ने। डिसमिस वो होता है बिजली से, कौन से महकमे से, बिजली से नहीं, कौन से महकमे से, इरिगेशन का था मेरी ख्याल, कहीं पानी चोरी करवा रहा होगा, पकड़ा गया होगा। इस सरकार में वो लोग बनिष्ठ हैं जिनके खिलाफ इस तरह के आपराधिक मामले जो
के आसपास शराब की बोतलों का जो लॉकडाउन के दौरान या तो बिकी थी या फालतू मिली थी, तो सरकारी आंकड़ा आ गया और उन्होंने जुर्माना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो ओपन हो गया, अब आप इसको क्या कहें? 1 करोड़ 20 लाख बोतल्स हैं, 20 लाख बोतल फिर भी ये दबाने की कोशिश में होंगे। हमने एक फैसला कर रखा है कि हम इस इश्यू को लेकर के हाईकोर्ट में पीआईएल डलवाएंगे और इसमें नहीं दान घोटाले को लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सरकार तो आपने स्वयं विधानसभा में देखा था शराब घोटाले के ऊपर हमारा जो होम मिनिस्टर थे उनका जो बयान था, जो बात मैंने उनसे पूछी थी भी 1 करोड़ 20 लाख शराब की बोतलें जो बिकी, वो बोतल किसने बेची, किस फैक्ट्री से आई, किस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी, जो 20 गेट पास पड़ने उनके बारे में पूछा, उसका कोई जवाब नहीं था। जो मेरे ख्याल 86 के करीब परमिट जो दिए थे शराब के, उनके बारे में कोई जवाब नहीं आया था। ये उस दिन तय हो गया था कि ये लोग इस शराब घोटाले में जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको बचाने की कोशिश में लगे हुए, ये उनको बचाना चाहते हैं। आप ये देखो, उसमें ट्रकों के जो ड्राइवर थे, जिन ट्रकों से शराब चोरी करके निकाली गई या फैक्ट्रियों से चोरी करके ले गई, उन ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमे देते। उनके पास कौन से शराब के ठेके थे, वो उनके नाम के परमिट कैसे कटे, वो तो एक किराए का ट्रक होता है, उसको तो अपना किराए से मतलब है, उसको जो बिल्टी उन्होंने दी उसमें बाद दे दी जा करके एक्साइज वाले को, और एक्साइज से बाद आगे किसको देनी थी, उसने उसका काम सिर्फ जो कागज उसको दिए जाते हैं आगे देना, उसको क्या पता है इसमें 2 नंबर है 1 नंबर है क्या है। तो जो एक्चुअल जो मुजरिम थे इसके, जो लोग एक्चुअल में इस माफिया थे, उनको हाउस में बचाया जा रहा था। पर आप अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो जवाब था होम मिनिस्टर का, उसे संतुष्ट तो नहीं थे ना? मैं कह दिया था वहीं पे, मैं बोला आपकी आवाज सुनाई नहीं, मैंने यहाँ तक भी कहा था, ये तो मेरे जवाब से संतुष्ट थे, मैंने उनसे बोला नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैंने उसी वक्त उनसे कहा था मेरी जो कार्रवाई है वो निकाल करके देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है। जो हाउस में कार्रवाई जो लिखी जाती है आप उसको पढ़ो, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है सारा। ना शराब घोटाले में हम लोग संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? आप इस बात स्वीकार किया जा रहा है, वो तो अपने जवाब में लिखा है सारा। एससीटी की रिपोर्ट, फिर वो ये कहते हैं, आप ये ज्यादा बड़ी बात है कि एससीटी बना दी, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं था जांच का, वो किसी को बुला नहीं सकते थे। नंबर 2, उस एससीटी की रिपोर्ट आ गई तो फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कापियां पटल पे क्यों नहीं रखी गई, बताया क्यों नहीं गया? आपको क्यों नहीं बताया गया किसी को भी क्या हुआ जांच में? फिर कह दिया हम विजिलेंस से इंक्वायरी करा रहे हैं। अब थोड़े दिन में विजिलेंस की रिपोर्ट कहेंगे कि आ गई, अब हम इसकी जांच जो है किसी थानेदार से कराएंगे, थानेदार से हवलदार पे चली जाएगी, फिर मुंशी पे रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, फिर ठंडे बस्ते में डाल देंगे। पर हमें पूरी उम्मीद है कि मामला जब हाई कोर्ट में इसका गया है तो कोर्ट इस पर संज्ञान लेगी और इसकी जांच सीबीआई से या कोर्ट की देखरेख में होगी। ये भाई साहब, सरकार जो है लव जिहाद पे कानून बना रही है। छोड़ो अब अपने, सारी बात नहीं करना।